और ओबियसली वो कंपनी ने प्लान प्रमोट ऐसे ही किया भी था, तो लोगों को मजबूरी कि लोग उसको नेटवर्किंग ही समझ रहे थे। पर ये नेटवर्किंग ही सिर्फ नहीं था, ये एक तरह से इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलपमेंट किया है जहां पर ये एक स्टेबल कॉइन बनाने जा रहे हैं। जैसे यूएसडीटी है, जैसे बीयूएसडी है, बाइनेंस का जो स्टेबल टोकन है उसकी बात कर रहा हूं मैं, यूएसडीटी की बात कर रहा हूं, और तमाम ऐसे बहुत सारे मार्केट में स्टेबल टोकन है जो मार्केट में चल रहे हैं और जिनकी जो है स्टेबिलिटी एकदम हमेशा फिक्स रहती है, वो डॉलर के आसपास ही रन करता रहता है। तो इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन की शुरुआत ही जो है ईयूएसडी से ही की थी और ईयूएसडी फार्मिंग की थी। अब एक्चुअल में इनका ब्लॉकचेन किस बेस पे काम करता है थोड़ा इसको समझना है, या ब्लॉकचेन किस किस तरीके से काम करते हैं वो भी देखना है। जब ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला जब ब्लॉकचेन डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था हमारा बिटकॉइन का। संतोषी नाकामोटो ने उसको बनाया था और उनका जो वर्क करता था उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। वो जो ब्लॉकचेन काम करता है वो टोटली प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है, अगर इसके बारे में अगर आप वीडियोस देखें यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, तभी भी मैं आपको एक मोटा मोटा समझाने की कोशिश करूंगा प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क ऐसा काम करता है, उसमें तमाम ऐसे नोड्स होते हैं जो इस बिटकॉइन की जो है एक तरह से माइनिंग करते हैं। और जब माइनिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें एक ऐसा एल्गोरिथम बनता है, एक ऐसा एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को जो भी कंप्यूटर पहले सॉल्व करता है तो उसको उसका एक रिवॉर्ड मिल जाता है। तो इस चीज को करने के लिए हमें एक बड़े बड़े जो है बड़े बड़े कंप्यूटर सेटअप लगाने पड़ते हैं और उसमें ग्राफिक कार्ड लगाने पड़ते हैं, और ग्राफिक कार्ड जितना हैवी रहेगा उतनी जल्दी जो है उस एल्गोरिथम को वो सॉल्व करेगा, और उसको जो पहले सॉल्व कर लेता है उसको बिटकॉइन के रूप में रिवॉर्ड मिलता था। जब बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी तो ये बहुत छोटे अमाउंट में थी, बहुत छोटा इसका रेट था और लोगों को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलता था। धीमे धीमे बिटकॉइन को पहले से इसका ऐसा डिजाइन किया गया है, ऐसे इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए थे कि जो हर साल 4 साल बाद जो है ये हार्विंग होता है और ये आधा हो जाता है। हर ब्लॉक में जो इसकी जितने ब्लॉक बनते थे वो 50% हो जाते हैं। हर 4-4 साल के बाद ये हार्विंग सिस्टम आता है, जिससे बिटकॉइन का रेट हमेशा बढ़ जाता है, क्योंकि इसको बनाया ऐसा गया था ताकि इसका रेट हमेशा बढ़ता रहे और सप्लाई धीमे धीमे कम हो, और इसकी एक सप्लाई लिमिटेड थी जो करीब 2 मिलियन के आसपास है। ठीक है, इसी तरीके से इसके बाद जब इथीरियम आया था, इथीरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क पे ही काम करता है, पर धीमे धीमे इथीरियम ने अपने आप को चेंज किया और इथीरियम 2 आया, ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करना शुरू किया। जबकि इसके पहले जो है ट्रोन एक ब्लॉकचेन आया था जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, वो स्टेकिंग प्रोग्राम पे काम करता है। जितना आप स्टेकिंग करते हैं उसके हिसाब से उसकी जो है एल्गोरिथम बनती है और उसी हिसाब से लोगों को रिवॉर्ड मिलता है और कॉइन जो है जनरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है सोलोना आया था। सोलोना जो है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे और प्रूफ ऑफ स्टेक पे दोनों पे काम करता है। तो ऐसे बड़े बड़े जो क्रिप्टो करेंसीज आए हैं जो आज टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं, उन लोगों का अपना खुद का ब्लॉकचेन है और अपने ब्लॉकचेन के ऊपर वो इस तरीके से काम करते हैं जो अलग अलग ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी लेके आए थे। पर जब हमारा इलोंग पे जो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आया था वो लेके आया प्रूफ ऑफ फार्मिंग। प्रूफ ऑफ फार्मिंग का मतलब, जैसे फार्मिंग वर्ड लोगों ने जानते हैं, फार्मिंग का मतलब किसान होता है, खेती करना होता है। उसी तरीके से इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जहां पर हम अपने स्टेबल टोकन की हम फार्मिंग करेंगे, हम खेती कर सकते हैं इस तरीके से, वो भी डिजिटल खेती जिसको कह सकते हो आप। तो यहाँ पे जब ब्लॉकचेन डेवलप किया गया तो यहाँ पर जो भी डॉलर आप लेते थे, पहले कंपनी ने ब्लॉकचेन बनाया और कुछ लोगों को इन्होंने एयर ड्रॉप के रूप में ईयूएसडी दे दिया था, और जो स्टार्टिंग प्रोसेस में लोगों ने यूएसडी ले लिया उन लोगों ने स्टेकिंग में लगा दिया। स्टेकिंग का मतलब यहाँ पे परमानेंट स्टेकिंग की बात हो रही है, जिसको हम लोग पीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। परमानेंट स्टेकिंग कर दिया जाता है और वहां से 2% डेली का जनरेट होना शुरू हो जाता है। पहले ही दिन से कंपनी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले ही दिन से कंपनी ने सारा कुछ अपना सेटअप बनाया, सब कुछ किया। यहां पर कंपनी ने 1 रुपए की अर्निंग कहीं से की नहीं, इन्होंने सिर्फ कम्युनिटी को अर्निंग कराया। और लोगों ने क्या किया, जब देखा कि $100 हम जब लगाते हैं, $2 की जो है हमें पर डे के हिसाब से रिवॉर्ड मिलना शुरू हो गया, तो उस डॉलर को आप किसी को भी प्रमोट करके उनकी भी फार्मिंग चालू कर सकते थे। इस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे को प्रमोशन करते चले गए और एक करते 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 एक बहुत बड़ी टीम बन गई, और आज की डेट में हम लोग की फार्मिंग की बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। पर कंपनी का काम ये नहीं था कि सिर्फ हम फार्मिंग करके जो है सिर्फ लोगों की नेटवर्किंग करेंगे, क्योंकि ये नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट किसी हाल पे नहीं था। बल्कि एक समय ऐसा आया था लोगों ने ये भी बोलना शुरू किया कि यहाँ पे डॉलर बहुत बन रहे हैं, क्यों ना कंपनी इसको 3x कर दे, 4x कर दे। पर कंपनी का विजन ये नहीं था। फिर कंपनी ने जब देखा कि जब डॉलर ज्यादा बनने लग गए तो उनको लगा कि अब हम अपना प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, जो इनका बेस प्रोजेक्ट है, जिसके लिए ये चाहते हैं कि आगे चल के हम बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट बनेंगे। तो मैं ये बात बताऊंगा, कंपनी ने ज्यादातर जो है कॉपी किया है, या कॉपी कह सकते हो, इन्होंने जो है अपने कॉन्सेप्ट को आगे चल के जो कॉपी करने की कोशिश की वो की है बाइनेंस को लेकर के। जैसे बाइनेंस का खुद का जो है
एक स्टेबल टोकन है जिसका नाम है BUSD, और उनका एक खुद का जो है कॉइन है जिसका नाम है BNB। BNB कॉइन जो है जब शुरुआत किया था इन्होंने तो फ्री में बांटना शुरू किया था, और जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती गई, जैसे जैसे उसकी लिक्विडिटी बढ़ती गई, और जैसे जैसे उनका जो है एक्सचेंज काम करना शुरू किया, उसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली गई। और आज बाइनेंस जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो है स्वैपिंग का काम करता है, उसकी फीस उसी के द्वारा दी जाती है, और उसके ब्लॉकचेन में जो भी जो है लिक्विडिटी ऐड करता है वो बाइनेंस के थ्रू ही करता है। और बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता चला गया जो एक्सचेंज भी बना और उसका जो है लॉन्च पैड भी तैयार हुआ, और धीमे धीमे बाइनेंस जो है NFT में भी जा रहा है, और आगे चल के ये मेटावर्स में भी जाएगा। पर ये अब अपने आप को कोशिश किया कि हमने शुरुआत की है एक छोटे लेवल से, और आम आदमी को जो है इन्होंने मौका दिया कि आप लोग फार्मिंग करें, यहाँ पे डॉलर जो है क्रिएट करें। वहां पे क्या होता है, बिटकॉइन इथेरियम जो है वो लोग क्रिएट कर पाते हैं, जो लोग बहुत बड़ा बड़ा सेटअप लगाते हैं और बहुत ज्यादा जो है पैसा खर्च करते हैं, वही लोग उसकी माइनिंग कर पाते थे। पर यहाँ पे कंपनी ने आम आदमी को मौका दिया कि आप लोग भी जो है बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे इन्होंने फार्मिंग का वर्ड किया कि आप फार्मिंग करिए, और इस डॉलर की वैल्यू जो है मार्केट में हम बनाएंगे। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम एक्सचेंज ला रहे हैं, और एक्सचेंज के थ्रू जो है हम लोगों की ट्रेडिंग कराएंगे, और उस तरीके से वैल्यूएशन बढ़ती चली जाएगी। अब रह गया एक्सचेंज। लोगों ने सोचा कि चलो भाई यहाँ पर तो जो हम लोग जब पीयर टू पीयर लोगों को जब दे रहे थे तो वहां पे हम लोग बहुत अर्निंग कर रहे थे, क्या एक्सचेंज में इतना पैसा कमा पाएंगे, क्या ये सब चीजें होंगी क्या? पर मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं लोगों को। तो एक्चुअल में मैं ये बताना चाह रहा था कि जो मार्केट कैप है इस समय BNB का, और जिस हिसाब से BNB ने जो है BUSD को जो है वहां पे सप्लाई मेंटेन की है, आज BNB की जो है BUSD की जो सप्लाई है वो 2300 करोड़ है। 2300 करोड़ BUSD जो है मार्केट में इस समय सर्कुलेट हो रहा है, और BNB जो है बाइनेंस ब्लॉकचेन जो है उसको मेंटेन कर रहा है उस हिसाब से। तो कंपनी को मालूम है इसका बहुत बड़ा विजन है, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना फार्मिंग कराएं लोगों से। तो इन्होंने शुरुआत की इसी फार्मिंग से हिसाब से, और इन्होंने लोगों को दिखाया कि हम ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं। जैसे इन्होंने हमें पहले बता दिया कि हम अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जहां पर हम मेटा स्टेक करेंगे, और आपका जो है वहां पे एक लॉन्च पैड बनाएंगे जहां पे हम अपनी कोई भी पर्सन अपनी कॉइन जनरेट कर सकता है। दूसरा इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जब ये हाल में कल ही इनका जो आया था स्टेकिंग सिस्टम आया था, मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी आप लोगों को। और इन्होंने अपना एक्सचेंज भी स्टार्ट करना शुरू कर रहा है, और ये काफी काम हो चुका है इसके ऊपर। मैंने इसमें डिपॉजिट करके भी चेक कर लिया, और डिपॉजिट हो भी रहा है। बस अब ये क्या है, ये वर्किंग पीरियड में आना है, और ये धीमे धीमे ये वर्किंग में मुझे लगता है 20 से 25 तारीख के बीच में ये हमारा सब वर्किंग पीरियड में आ जाएगा। अब हमें स्टेकिंग क्यों करा रहे हैं, पहले इसके बारे में समझने वाली बात है। स्टेकिंग करने का रीजन क्या है? जब भी है हम लोग स्टेकिंग करते हैं तो उसकी एक लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है उसके बैकअप में। जैसे आपने सुना होगा 1971 के पहले जब सरकार कभी भी जब नोट छापा करती थी तो उसके अगेंस्ट में सरकार को जो है वहां पे सोना जमा करना पड़ता था, और उस सोना जितना जमा करती थी उसके आधार पे जो है एक उनका एक मानक था, उस आधार से उनको नोट छापा जाता था, और वो मार्केट में सर्कुलेट होना शुरू हो गया था। ठीक है, पर अब धीमे धीमे वो रूल खत्म हो गया है फिलहाल। तभी भी कंपनी सरकार को बहुत हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, उसी हिसाब से वो नोट छापती है। पर जब यहाँ पे हम लोगों ने डॉलर बनाना शुरू किया तो हमने $100 जब इन्वेस्ट किया, तो आप $100 इन्वेस्ट करके जो है लाखों डॉलर बना सकते हो। कंपनी ने आपको एक ऐसी पावर दे दी फार्मिंग की कि आप लाखों डॉलर क्रिएट कर सकते हो धीमे 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 धीमे। पर क्या वो मार्केट में वो उसकी वैल्यू रहेगी? क्योंकि जब ज्यादा क्वांटिटी में डॉलर बनने लग जाएंगे तो उसको स्टेबल करना पड़ेगा, उसकी मार्केट में वैल्यू भी चाहिए, और उसके बैकअप में जो है लिक्विडिटी होना जरूरी है। अब लिक्विडिटी कैसे मेंटेन होगी? तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी कोई कॉइन लॉन्च होती है शुरुआती दौर में, तो वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जो है ना ट्रेडिंग ना होकर के उसको लिक्विडिटी ऐड करके उसको ना स्टेकिंग की जाती है, ताकि जब स्टेक रहेगा तो उसकी वैल्यूएशन धीमे धीमे बनती रहेगी। कम लोग ट्रेड करेंगे तो उसका रेट अप डाउन ज्यादा नहीं होगा। इस हिसाब से जो है कंपनी इसको स्टेकिंग प्रोग्राम में लाना चाहती थी। तो इन्होंने पहले भी बता दिया था कि हम स्टेकिंग लाएंगे, और आप इसी अपने यूएसडी को जो है आप स्टेकिंग पे लगा सकते हैं और वहां से जो है अर्निंग करेंगे। तो जब हमने सेशन से चैट किया था कि सर आप इसको मुझे कितना एपीआर दोगे या एपीवाई दोगे, तो एपीआर और एपीवाई में क्या फर्क होता है? एपीवाई जो होता है इसका मतलब होता है जो है एनुअल परसेंटेज यील्ड, ठीक है, और एपीआर का मतलब हुआ एनुअल परसेंटेज रिटर्न। वहां पर क्रिएट होता है। जैसे हम यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं तो हमारी यील्ड फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे हम यहाँ पे कॉइन को जनरेट करते हैं,
और जब आप इसको स्टेकिंग में लगाएंगे तो आप वहां पर इंसेंटिव कमाएंगे, तो वहां पे आपको रिटर्न मिलेगा, तो आपको मिलता है एपीआर। अब क्या है, ये एपीआर कोई हमारी कंपनी पहली बार नहीं ला रही है, ये ब्लॉकचेन की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में ये बहुत शुरुआती दौर से ही होता आ रहा है। वहां पर क्या होता है, जब आप बाइनेंस में जाएंगे और वहां पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी को आप स्टेकिंग में लगाते हैं, तो वहां पर आपको एक एपीआर जनरेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ईयरली के हिसाब से। अगर मैं इसकी कंपेरिजन करूं तो मैं मान लेता हूं, चलो यूएसडीटी की बात कर लें या बीयूएसडी की बात करें, तो बाइनेंस में जब आप यूएसडीटी और बीयूएसडी जब लेते हैं, अगर वहां पे स्टेकिंग लगाते हैं, तो आपको मिलता है वहां पे रिटर्न जो है वो मिलता है करीब 8% का। 8% ईयरली के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है, और आप वहां पे स्टेकिंग में लगा देते हैं। तो स्टेकिंग के भी अलग अलग पैकेजेस होते हैं कि 7 डेज के लिए आपको स्टेक करना है, कि 14 डेज के लिए करना है, कि 1 महीने के लिए करना है, कि 120 दिन के लिए करना है। आप जितने दिन के लिए स्टेकिंग में लगा देते हैं, जब वो दिन कंप्लीट हो जाता है तो आपको उतना रिटर्न आपको उसमें ऐड हो जाता है, उतना ही टोकन आपका और प्लस हो जाता है, जितना परसेंट के हिसाब से आपको मिलना था। ठीक है ना। उसी हिसाब से कंपनी हमारी यहाँ पे भी जो है सिस्टम ला रही है कि आप जब अपना ईवीएसडी को स्टेकिंग में लगाएंगे तो हम आपको हाईली रिटर्न देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि हाईएस्ट एपीआर देंगे, और ये यहाँ पे बोल भी रहे हैं कि वी आर पेइंग द हाईएस्ट एनुअल इंटरेस्ट एज द कंपेयर टू अदर क्रिप्टो एक्सचेंज। मतलब अदर क्रिप्टो एक्सचेंज से हम आपको हाईएस्ट देंगे। पर आप हो सकता है इस मीटिंग में सुने भी हो, या शायद आप लोग को मालूम हो कि कंपनी तो बोल रही है हमें 4% का एपीआर देंगे, तो ये हाईएस्ट कैसे हुआ, जबकि बाइनेंस में तो 8% का एपीआर मिलता है, तो हमें तो 4% दे रहे हैं। पर आप इसको ध्यान दीजिएगा, बाइनेंस में जब आप कोई यूएसडीटी या बीयूएसडी कोई भी चीज जो है कॉइन जब आप स्टेकिंग में लगाते हैं, तो आपको 100% अमाउंट पे करना पड़ता है। यूएसडीटी की वैल्यू इस समय P2P में परचेज करते हैं तो 88 रुपीज है। 88 रुपीज का मतलब 100% आपने पेमेंट उसको किया, तब आपको 8% का एपीआर मिला। पर हमारी कंपनी जो आपको ईयूएसडी दे रही है, वो आपका 100% अमाउंट नहीं लगा हुआ है। आप अभी जब से कंपनी ने जो है फार्मिंग फीस लगाई है, तो आपका 2% की फीस लगाई है। कहने का मतलब ये हुआ, 100 रुपए की कॉइन अगर आपको जनरेट करनी है यहाँ पे, तो आपको 2 रुपए पे करना पड़ता है। ठीक है, अब 2 रुपए पे करेंगे, पर जब आप इस कॉइन को स्टेकिंग में लगाएंगे, 100 रुपए की कॉइन को जब आप स्टेक में लगाते हैं, तो आपको जो एपीआर जनरेट होगा वो 100 रुपए पे जनरेट होगा। 100 का अगर मैं 4% निकालता हूं, तो ये बनता है 4 रुपए। और आपका जो इन्वेस्टमेंट माना जाए, क्योंकि आपका तो पैसा, आप जो कमीशन लेना चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट पे तो लोगे, ठीक है ना। तो आपका इन्वेस्टमेंट तो 2 रुपए हुआ, और आपको कमीशन मिल रहा है 4 रुपए। तो अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो ये जस्ट दुगना हो गया। मतलब ये हुआ कि ये 200% का आपको रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, और आपका जो मेन है, जो आपका कॉइन है जो आप स्टेकिंग में लगाते हैं, वो तो हमेशा मेंटेन रहता है, और आप डेली यहाँ पे जनरेट भी कर रहे हो। आप धीमे धीमे वहां पे स्टेक लगाते रहेंगे, और जो भी आपका स्टेकिंग इकट्ठा होता रहेगा उस पर कुछ ना कुछ एपीआर बनता रहेगा डेली का डेली। अब वो एपीआर को आप यहां पर विड्रॉल कर सकते हैं। आपका स्टेकिंग तो वो लॉक करके रखेंगे, इन्होंने बोला है व्हेन यू लॉक द स्टेकिंग कंप्लीट यू विल बी द रिटर्न ऑफ ईयूएसडी विद इंटरेस्ट। आपको ईयूएसडी के अगेंस्ट में वो रिटर्न में जो है आपको इंटरेस्ट पे करेगी, और उसको आप विड्रॉल कर पाएंगे। यू आर मूव योर एपीआर इन रेगुलेट प्लेटफॉर्म एज इंटरनल क्रिप्टो वॉलेट। मतलब आप किसी भी रेगुलेट प्लेटफॉर्म पे जो है आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप यहां से विड्रॉल करेंगे तो आपको यूएसडीटी में पेमेंट जाए, ठीक है, और आप उसको कैश कर पाए। तो कंपनी ने जब देखा कि जब फ्री में जब हम दे रहे थे उसकी कोई वैल्यू समझ नहीं रहा था, लोग उसको सिर्फ ज्वाइनिंग में ही यूज कर रहे थे, उनको लग रहा था हम नेटवर्किंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जहां की शुरुआत इन्होंने अब कर दी है। अभी अपना स्टेकिंग प्लेटफॉर्म लेके आया, तो इन्होंने यूएसडी metastake.com के नाम से उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई, जहां पर सिर्फ और सिर्फ यूएसडी की स्टेकिंग होगी, ईएलपी की नहीं होगी, यूएसडी की होगी। यहां पर आप यूएसडी जो है डिपॉजिट करेंगे, यहाँ पे स्टेकिंग लगाएंगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा और आप विड्रॉल कर पाएंगे अपने एपीआर को। अब रह गया हमारा ईएलपी, फिर इसको ही कहां ले जाएंगे? ईएलपी ले जाने के लिए आपको इन्होंने एक्सचेंज बनाया, और एक्सचेंज में इन्होंने डिपॉजिट के रूप में ईएलपी का ऑप्शन रखा है, और जो भी ईएलपी आप वहां पे ले जाते हैं, वहां पे कुछ परसेंट आपका वहां पे वो लॉक कर देंगे। हो सकता है कि वो 95% लॉक करें, हो सकता है वो 90% लॉक करें, और बाकी ईएलपी को जो है आपको वो दे देंगे, और जितना भी लॉक रहेगा उस पर आपका कुछ ना कुछ एपीआर जनरेट होता रहेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप एक्सचेंज में जो है ईएलपी को
आप यहाँ पे कैश कर पाएंगे और यहाँ पे जो है उसका एपीआर जनरेट करेंगे और मेटा स्टेक में जो है वहां पर अपना ईयूएसडी को आप स्टेक करेंगे। अब क्या करना है, हम जितना ज्यादा कॉइन जनरेट कर रहे हैं आज की डेट में, वो हम लोग के लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज होने वाली है, क्योंकि आप ब्याज खाते रहेंगे और आपका मूलधन हमेशा मेंटेन रहेगा। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी आप लोगों को देता रहूंगा। जब मैं शेयर मार्केट में था तो उस समय जो है विप्रो नाम की एक कंपनी थी। आज से 20 साल पहले किसी पर्सन ने, जबकि उसकी स्टोरी हमेशा बताई जाती है, उस पर्सन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। उस पर्सन ने आज से 20 साल पहले 10,000 रुपए का विप्रो का शेयर परचेस किया था, 100 शेयर्स, और उस बंदे ने उस शेयर्स को कभी विड्रॉल नहीं किया और वो शेयर्स जो है कंपनी ने उनको डिविडेंड देना शुरू किया, कंपनी ने उनको बोनस दिया और हर साल उनको डिविडेंड बोनस मिलता रहा। और धीमे 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 करते करते आज की डेट में वो जो 100 शेयर्स थे वो बढ़ के जो है 100 कुछ मतलब 1200 करोड़ के आसपास वो शेयर की काउंटिंग हो गई है। ठीक है ना, वो बढ़ता गया एक 1:1, 1:2, 1:3। और आज की डेट में अगर उनको एक कमीशन मिलता है ना, जो ईयरली के हिसाब से, मैं 1200 करोड़ बोल रहा हूं, हो सकता है कि 120 करोड़, मुझे कंफ्यूज है, पर मैं ये बताना चाहूंगा आपको शायद 1200 ये, क्योंकि उनको हर साल सिर्फ डिविडेंड के रूप में जो है 128 करोड़ रुपए मिलते हैं रिटर्न में, सिर्फ ब्याज। उनका जो 100 जो उन्होंने 100 शेयर्स परचेस किए थे वो बढ़ते बढ़ते करोड़ों में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो अभी शेयर को शेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिविडेंड और जो उनका मिल रहा है उसी पे उनका गुजारा चल जा रहा है। और डिविडेंड, सोचने की बात है, साल भर में अगर 128 करोड़ का किसी को डिविडेंड मिल रहा है तो सोचने की बात है कितना बड़ा अमाउंट मिल रहा है। पर क्या अगर वो ट्रेडिंग करते होते, वहां बेचते खाते शायद उतना पैसा नहीं बना पाते। उसी तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूं, आज अगर आपने ईएलपी टोकन आपका है, ईएलपी कॉइन है या आपका यूएसडी कॉइन है, अगर आप इसको स्टेकिंग पे लगाते हैं और इसमें जो एपीआर जनरेट होता है उस एपीआर को आप जो है यूज करते हैं, उसका बेनिफिट उठाते हैं, वो भी आपको सालाना 200% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। अगर आपने 2 रुपए लगाया है, 4 रुपए जनरेट कर रहे हो। अगर आपने जितनी ज्यादा फार्मिंग करते चले जाओगे और उस टोकन को जितना ज्यादा वहां पे स्टेक कर लोगे, एक टाइम के बाद जैसे बीयूएसडी मार्केट में आज पूरी तरह से रन कर रही है और उसको आप कहीं पे भी इसको कैश कर सकते हो, उसी तरीके से आने वाले समय में आपका ईयूएसडी की पोजीशन हो जाएगी। जब इसके बैकएंड में जो है अच्छी खासी लिक्विडिटी मेंटेन हो जाएगी तो यही यूएसडीटी किसी भी एक्सचेंज में ट्रांसफर किया जा सकता है इजीली, और इसको किसी भी एक्सचेंज में किसी भी डॉलर से कन्वर्ट किया जा सकता है। पर कब होगा ये सब चीजें? जब इसकी लिक्विडिटी मेंटेन होगी। आज कंपनी अगर आपसे 2% ले रही है तो वो इसलिए भी ले रही है ताकि इसकी लिक्विडिटी मेंटेन हो जाए। और मैं आपको बताता हूँ, लिक्विडिटी जो है ना, लिक्विडिटी की जो है एक तरह से पूल माइनिंग जो होती है ना, ये हर जगह होती है। अगर आज बात करें किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की, जैसे हमारा पेन कैप स्वैप है, पेन कैप स्वैप पे जबकि किसी की भी कोई भी अगर कॉइन की बात करें या किसी टोकन की बात करें, उस टोकन में आप लिक्विडिटी ऐड कर सकते हो और वहां पर भी एपीआर जनरेट होता है साल का 6%, 12%, 10%। वो जैसी जैसी कॉइनें होती है वैसे वैसे आपको एपीआर जनरेट होता है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग उसमें पैसा लगाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग लगाते हैं। मैं बता रहा हूं, आज आपको लग रहा है कि 4% बहुत कम है, पर मैं बता रहा हूं जिस दिन बड़े बड़े इन्वेस्टर को ये बात पता चल जाएगी कि भैया यहाँ पे जो यूएसडी है उस पर 4% जो है जनरेट हो रहा है, जबकि हम लगा रहे हैं सिर्फ 2% का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 100% तो करना ही नहीं पड़ रहा, हम सिर्फ फार्मिंग देंगे 2% के हिसाब से और उसके हिसाब से एपीआर जनरेट हो रहा है। तो मैं कहता हूं बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे आकर ना स्टेकिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोग यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे। पर जब वो नए लोग आएंगे स्टेकिंग करने के लिए तो उनको पहले डॉलर परचेज करना पड़ेगा। और वो डॉलर किससे परचेज करेंगे? हम ही आप लोग, जिन्होंने फार्मिंग करके इकट्ठा किया हुआ है और जो डेली के डेली अच्छी खासी क्वांटिटी में फार्मिंग कर रहे हैं, 100, 200, 50, 1000 जितनी भी फार्मिंग आज कर पा रहे हो आप, समझ लीजिए आप एक तरह से नोट छाप रहे हो। बस आज उसकी ये है कि जैसे उसकी वैल्यू आप नहीं समझ पा रहे या उसकी वैल्यू अभी बन नहीं पाई है मार्केट में, पर जैसे जैसे ये स्टेकिंग जाएगा और ये स्टेकिंग 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने के लिए जब स्टेकिंग होता रहेगा और इसके बैकएंड में जो इसकी लिक्विडिटी मेंटेन होने लग जाएगी, वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है बढ़ने शुरू हो जाएगी। तब जाके आप एक अच्छा खासा अमाउंट बनाएंगे यहाँ पे। और अगर आपने किस्मत का साथ दिया और आपने यहाँ पर लाखों डॉलर अगर स्टेकिंग में लगा दिए इकट्ठा कर करके, फार्मिंग कर करके, तो ये समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ी संपत्ति बना ली है आने वाले समय के हिसाब से। और ये संपत्ति जो है एक ऐसी संपत्ति है जो क्रिप्टो करेंसी की संपत्ति है। किसी ने अगर आज से 5 साल पहले सिर्फ और सिर्फ
बीएनबी को अगर जो फ्री में बांटा था 1000 बीएनबी भी अगर आपके पास होता, अगर उसको आप सेल ना करते, तो आज की डेट के हिसाब से अगर मैं उसकी वैल्यू जोड़ूं तो उसकी वैल्यू करीब करीब 2.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है। सिर्फ 5 सालों में फ्री की कॉइन की वैल्यू जब 2.5 करोड़ हो सकती थी, तो क्या आपको लगता है कि इसका फ्यूचर नहीं है? पर इन सब चीजों को लोगों ने न कभी पढ़ा नहीं, कभी समझा नहीं, और न कभी जानने की कोशिश की कि यील्ड फार्मिंग कैसे काम करती है, स्टेकिंग क्या होता है और लॉन्च पैड क्या होता है। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी एक दो कॉइन भी किसी ने जनरेट कर ली लॉन्च पैड पे हमारे, और उस लॉन्च पैड पे आने के बाद अगर उस कॉइन की वैल्यूएशन बढ़ने लगी और हमारे द्वारा उसका प्रमोशन बढ़ने लग गया, तो अब मैं यकीनन बताऊंगा लोग बाइनेंस की तरफ नहीं जाएंगे कभी भी। लोग जो है इथेरियम प्लेटफॉर्म पे टोकन कभी जनरेट नहीं करेंगे, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे बनी बनाई कम्युनिटी भी काम कर रही है, और वो कम्युनिटी हमारे कॉइन को प्रमोट करेगी, और हम उनको अगर थोड़ा छोटा एयर ड्रॉप दे देंगे तो ये लोग इसी कॉइन को प्रमोट करेंगे और हमारी कॉइन जल्दी आगे जाएगी। तो लोग यहाँ पे आना ज्यादा पसंद करेंगे, और जब भी जो कोई यहाँ पे एंट्री करेगा तो उसको बैकएंड में जो है लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो लिक्विडिटी किसकी होगी? वो होगी ईएलपी की और ईयूएसडी की। और ईएलपी और ईयूएसडी कौन प्रोवाइड करेगा? हो सकता है कि आपके पास ईएलपी बहुत कम हो, क्योंकि आप वो तो क्यों कंपनी खुद प्रमोट करेगी, वो अपना आईसीओ लॉन्च करेगी, उसके माध्यम से देगी। जो लोगों को एयर ड्रॉप मिल चुका है, जिन लोगों ने इसको इकट्ठा करके रख लिया है, अभी भी मैं बता रहा हूं उसकी मिनिमम वैल्यू $1 रखी गई है। इसका मतलब है कंपनी चाहती है कि $1 में वो आगे का ट्रेड हो, वो आगे जाए, इस हिसाब से उसको उन्होंने मेंटेन किया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये बहुत बड़ा स्कोप बना रही है। इसलिए हम लोगों का विजन हमेशा इसके पास पॉजिटिव रहा है, और हम लोग बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं करते कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम हमारे आपके बीच में है। लोग बोल रहे हैं P2P में डॉलर सेल नहीं हो रहा। अरे भाई कैसे सेल होगा जब आपने प्रमोशन ही बंद कर दिया? क्योंकि कंपनी ने तो प्रमोशन ना किया है, कंपनी तो अपने अपने वो अपने रोड मैप के हिसाब से काम कर रही है। उसको तो आगे चल के एनएफटी भी लॉन्च करना है, उसको आगे चल के जो है अपना मेटावर्स भी लॉन्च करना है, उनको आगे चल के वर्चुअल दुनिया भी बनानी है। वो तो उस स्टेप पे काम कर रही है, वो तो बहुत आगे जाने वाली है। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कभी भी कॉइन कैप मार्केट में जाएंगे, अगर वर्ल्ड की सबसे पहला एक्सचेंज जो इस समय बहुत ज्यादा तेज काम कर रहा है वो है बाइनेंस। और बाइनेंस का अगर 24 घंटे का वॉल्यूम अगर मैं बात करूं, तो मैं अगर इसकी इकाई दहाई के हिसाब से बात करूं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरब 10 अरब खरब, ये लगभग 5 खरब का टर्नओवर कर रहा है भाई डॉलर का पर डे 24 घंटे में। और ये दिन ब दिन ग्रोथ होता जा रहा है। आज की डेट में ये 71% का ग्रोथ यहाँ पे आया है, मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम इन्होंने क्रिएट किया है, ठीक है ना। इस हिसाब से ये एक्सचेंज काम कर रहा है। तो आप सोच सकते हो कि इन्होंने एक्सचेंज क्यों लॉन्च किया, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर इसमें अगर इनका ना एकदम 0.00% भी कमीशन होगा तो वो भी करोड़ों में होगा बाइनेंस का, इतना पैसा ये बना रहे हैं। अगर जिस दिन हमारी कंपनी का बनना शुरू हो गया तो सोचने वाली बात है कि इनके यूएसडी की मार्केट कहां जाएगी। आज इन्होंने शुरू किया है, अब लिक्विडिटी मेंटेन कर रहे हैं। इनका जो बाइनेंस का जो इनका यूएसडीटी भी है BUSD, इसकी ट्रेडिंग भी बहुत हाई लेवल पे रहती है, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने जो है मेंटेन किया है, और ये बहुत आगे चल के बहुत बड़ा बिजनेस बनने जा रहा है। बस हम आपको पता होना चाहिए कि हमारे हाथ में क्या लगा है। पर लोगों ने क्या समझा है इसको, लोगों ने इसको परचून की तरह बांटा है लोगों को। लोगों ने समझा ही नहीं कि कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। कोई भी कॉन्सेप्ट शुरू होता है ना तो बहुत छोटे लेवल पे शुरू होता है। इथीरियम बनाने वाला बंदा भी जो है बहुत कम उम्र का था, उसने कम उम्र में इथीरियम की शुरुआत की थी, आज वो अरबपति खरबपति बन चुका है। अब मैं समझता हूँ क्रिप्टो ही एक ऐसी मार्केट है जो लोगों को ना कितना एक्स गुना देगी, 1 लाख गुना भी प्रॉफिट दे सकती है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की मार्केट में ही है, किसी और इंडस्ट्री में ये पावर है भी नहीं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप सर्च करो कभी भी blockchain.gov.in, ये हमारी इंडिया की गवर्नमेंट की साइट है ब्लॉकचेन की। वहां पे हमारी गवर्नमेंट ने इसको बाकायदे मेंशन किया है कि हमारा जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है आगे चल के कितना बड़ा होने वाला है, वो उन्होंने बाकायदे वहां पे मेंशन किया है। और वहां पे उन्होंने दिखाया है ग्राफ, आने वाले 7 साल का ग्राफ दिखाया है, और वो 2030 में ब्लॉकचेन को इतने हाई लेवल पे ले जा रहे हैं कि जो आज 1 ट्रिलियन का बिजनेस है वो आगे चल के जो है 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस होने जा रहा है विद इन 4-5 सालों में ही। तो आप सोच सकते हो कि अगर इतना बड़ा अगर बिजनेस जिस दिन हो गया क्रिप्टो की मार्केट में, तो ये पूरी इंडस्ट्री को जो है ना अपने अंदर समेट लेगी, और बड़े से बड़े लोग यहाँ पे आना चाहेंगे। आज हमारी गवर्नमेंट भी जो है ई-रुपीज बना रही है। क्यों बना रही है? क्योंकि उसको मालूम है कि हम क्रिप्टो की तरफ अगर नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे।
क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि सेकंडों में हम किसी को भी फंड ट्रांसफर कर लेते हैं, करोड़ों रुपए का ट्रांसफर कर सकते हो एक झटके में। और वो ट्रांजेक्शन हमेशा उस प्राइवेट पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल होता है, कोई भी उसको देख सकता है। बस यही है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि किस बंदे ने किस बंदे को ट्रांसफर किया है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये एनोनिमस की मार्केट है। ये लोग एक दूसरे को अपना जो है ना अपने अपने आइडेंटिफिकेशन कहीं शेयर नहीं करते हैं। और उसका मैं कारण भी बताता हूं आपको। इसका कारण ये है, कारण कब शुरू हुआ था, जब हमारा ये बिटकॉइन जब आया था उसके पहले की एक कहानी है। उसके पहले किसी एक अमेरिकन बंदे ने एक ई गोल्ड नाम से एक ऐसी सर्विस स्टार्ट की थी जो जो एक पैसे का काम करता था। ई गोल्ड जैसे हमारा इस समय बिटकॉइन है वैसा ही वो ई गोल्ड था, पर उन्होंने एक अपना बाकायदा ऑफिस मेंटेन किया था, बड़ी कंपनी बनाई थी। और उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि ये ई गोल्ड से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं कहीं पे भी तो आप इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। और लोगों ने उसको इतना ज्यादा उसको यूज किया कि लोगों को लगा इतना इजीली हम फंड ट्रांसफर कर पा रहे हैं। नहीं तो आज अमेरिका कहीं पे अब बाहर देश में किसी को पैसा ट्रांसफर करना हो तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। पर ई गोल्ड को लोगों ने बहुत अच्छा देखा, पर बाद में पता लगा कि ई गोल्ड अगर इसी तरीके से अगर बढ़ता जाएगा तो अमेरिकन जो है जो कॉइन है उनकी जो उनका यूएसडी है उसकी वैल्यू जो है धीमे धीमे घट जाएगी। इस वजह से जो है उन्होंने उसको जो है एक मिनट, हाँ, इस वजह से उसने उस कंपनी को क्या किया गया, कुछ दिन के बाद उसको क्लोज कर दिया गवर्नमेंट ने उस पर छापा लगाया और उस कंपनी को क्लोज कर दिया। नहीं तो अगर ऐसे चलता रहा तो हमारे डॉलर की वैल्यू घट जाएगी और लोग डॉलर में ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, लोग ई गोल्ड में ट्रांजेक्शन करने लग जाएंगे। आज भी पूरे ग्लोबलाइज मार्केट की मैं बात करूं तो 35% से ज्यादा ट्रांजेक्शन जो है वो यूएसडी में होता है, डॉलर्स में होते हैं। तो उसके बाद जो है संतोषी नाकामोटो को ये बात समझ में आई कि अगर हम कोई भी चीज अगर बाहर खुल के सामने आएंगे तो हम लोगों को कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जो है हमें बंद कर सकती है। तो उन्होंने बिटकॉइन की जब शुरुआत की तो अपने आप को एनोनिमस बनाया कि हमारा एक नाम है पर हम कौन है हमें कोई जानेगा नहीं, और संतोषी नाकामोटो नाम से एक ऐसा स्टार्ट किया। अभी संतोषी नाका जो है हो सकता है कि ये ग्रुप ऑफ लोग हों, कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई काफी लोगों का एक ग्रुप भी हो सकता है जिन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने एक ब्लॉकचेन डेवलप किया और उस ब्लॉकचेन के ऊपर इन्होंने बिटकॉइन नाम की एक ऐसी कॉइन जनरेट किया और उसकी प्रूफ ऑफ स्टेक के प्रूफ ऑफ फार्मिंग वर्क के हिसाब से उन्होंने उसकी माइनिंग स्टार्ट कर दी। और धीमे धीमे आज आप देख सकते हो, अगर उनका व्हाइट पेपर पढ़ो तो उस व्हाइट पेपर में उन्होंने बाकायदे मेंशन किया था कि ये हम जो सेंट्रलाइज चीजें हैं हम उसको बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों जो है अपने पैसे को जो है वो अपने कब्जे में रखे, ना करके किसी बैंक या किसी ऐसी जगह रखे जहां से जो है लोग बैंक के ऊपर कब्जा रहेगा और आपको जितना ट्रांजेक्शन करना है आप उतना नहीं कर पाते हैं। हमें जब पता लगा कि हमें किसी को 10 लाख रुपए विड्रॉल करना है तो बैंक बोलती भैया वेट करिए, या तो आप अगले दिन आइएगा, हम आपको तभी दे पाएंगे क्योंकि इतना फंड हम अपने पास रखते नहीं है। जबकि सोचने की बात है कि वो हमारा ही पैसा है पर हमें भी लेने के लिए सोचना पड़ता है। और इस बात को आपने बहुत महसूस किया होगा जब डीमोनेटाइज हुआ था, उस समय आपने देखा था कि आपको अपना ही पैसा निकालने के लिए कितनी बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ा। इन सब चीजों को सोचते हुए जो है ये क्रिप्टो की मार्केट जब आना शुरू हुई और तब जाके लोगों ने बिटकॉइन में जो है अपनी रुचि दिखाई। आज वही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने एक प्रोजेक्ट को लेकर आने लग गई और उनको लगा कि नहीं ये प्रोजेक्ट जो है आगे चल के बहुत बढ़ेगा। तो जब बिटकॉइन आया उसके बाद इथीरियम आया, इथीरियम के बाद जो है बीएनबी आए और चलते चलते आज देखेंगे आप उसके बाद पॉलीगॉन आया। पॉलीगॉन हमारे इंडियन ही किसी 3 बंदों ने मिलकर बनाया है, आईआईटी थे उन लोगों ने इसको डेवलप किया और आज देखिए कितना बड़ा अच्छा स्कोप चल रहा है। आज पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर जो है लोग कॉइन भी जनरेट करने लगे हैं, वो एनएफटी में भी काम करना शुरू कर दिया है, वो आगे चल के मेटावर्स में भी काम करेगा। और सबसे बड़ी बात आज हमारी गवर्नमेंट भी जो है ना उसके ब्लॉकचेन को यूज करना शुरू कर दी। आज अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तो उन्होंने सर्टिफाइड को जो है ना ब्लॉकचेन के ऊपर स्टार्ट कर दिया है और आज सर्टिफिकेट जो है वहां से लेना है तो ब्लॉकचेन के ऊपर मिलता है। वो ब्लॉकचेन कौन सा यूज कर रही है, वो पॉलीगॉन को यूज कर रही है। इसी तरीके से जो है अब हमारे जो है एफआईआर दर्ज होंगे वो भी जो है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रहे हैं ताकि जो है कोई भी उसको उसमें कोई मैनिपुलेट ना कर सके, उसमें कोई करप्शन ना कर सके। एक बार जो अपडेट हो जाएगा डेटा, वो डेटा हमेशा अपडेट रहेगा, उसका उनको रिजल्ट देना ही पड़ेगा, उसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हर गवर्नमेंट इसको मानती है कि ये बहुत जबरदस्त की टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी के पीछे पीछे जो है क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में आ गई है और आगे चल के इसका मार्केट इतना ज्यादा बूम करेगा जिसकी कोई मिसाल नहीं।
और मैं बताऊंगा कंपनी ने हर चीज पहले से डेवलप कर लिया है। आप देखते होंगे जब भी आप अपनी साइट खोलते हैं अपनी longpay.com की बगल में देखते हैं एपीआई यूजर ओटीपी का ऑप्शन भी आ गया है, यहाँ पे डेवलपर एपीआई का भी ऑप्शन आ गया है। तो ये जो एपीआई यूजर ओटीपी का जो ऑप्शन दिया गया है उसका क्या काम है? उसका काम है जब भी आप मेटा स्टेक में अपना डॉलर ट्रांसफर करेंगे या एक्सचेंज में जब करेंगे तो वहां पे एक आपका जो है ओटीपी जनरेट होगा यहाँ पे, और वो ओटीपी जब आप वहां पे डालेंगे तो वो आपका जो है वहां पे अप्रूव हो जाएगा। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जिस बंदे ने भेजा है उसी के पास ओटीपी जाएगी और वही इसमें डाल सकता है। ऐसा ना हो कि कोई गलती से किसी का भी इधर उधर कर दे, इसलिए उन्होंने एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाई है। और ये जो डेवलपर एपीआई है, इस डेवलपर एपीआई का भी बहुत बड़ी वैल्यू होने वाली है आगे चल के। जैसे मैं आपको बताता हूँ मार्केट में बहुत सारे जैसे फोर्सेस और भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो मार्केट के किसी ना किसी कॉइन को लेकर अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर लेते हैं। जैसे वो BUSD को यूज कर रहे हैं, कोई कोई जो है इथीरियम को यूज करता है, कोई कोई ट्रोन को यूज करके जो है अपना प्लेटफॉर्म बनाता है और वहां पे एक ऑटोमोशन के हिसाब से कोई ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना देता है जिससे आप विड्रॉलेशन भी लेते हैं और ज्वाइनिंग भी करते रहते हैं। तो कंपनी ने उनके लिए भी एक साधन बना दिया हमारे प्लेटफॉर्म पे। कोई भी बंदा अगर अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाता है और वो उसको किसी एपीआई की जरूरत पड़ेगी तो वो हमारे एपीआई को यूज करेगा, हमारे वॉलेट को यूज करेगा और इसके थ्रू लोगों को विड्रॉलेशन दे सकता है और एक प्रोजेक्ट डेवलप कर सकता है। तो ये सर्विस भी हमारी कंपनी ने पहले से बना के रखी है, जबकि अभी हमारे यूज की कोई चीजें नहीं है। पर बड़े बड़े जो है जब प्रोजेक्ट आएंगे आगे चल के क्रिप्टो के ऊपर तो वो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं। इसकी प्लानिंग जो है इन्होंने पहले से ही कर ली है। तो सोचने की बात है कि इनका विजन कितना बड़ा है। अगर ये अपना विजन बड़ा ना होता तो ये अपना एक्सचेंज न लाते, ये अपना स्टेकिंग सिस्टम न लाते। इनको कोई अगर सिर्फ नेटवर्किंग ही करनी होती, पर ये नेटवर्किंग प्रोजेक्ट नहीं है। मैं अभी भी लोगों को ये बताना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग की तरफ से न देखें, इसको देखें कि ये एक तरह से जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है। आपको पावर दे दी गई है पैसे छापने के लिए। अब वो भी छापने के लिए में सिर्फ आपको 2% का जो है आप लगाएंगे तो आप 100 पैसा जो है डेवलप कर सकते हैं, और उसको स्टेकिंग में लगा देंगे तो वहां पर आप जो है 200% का एपीआर जनरेट कर सकते हो अपनी लागत का। 200% मैं समझता हूं साल भर में 200% बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। ये कोई कम अमाउंट नहीं है, पर इसको हमें समझना है। हम लोग 4% पे ध्यान दे रहे हैं, पर उनको ये समझना चाहिए 4% नहीं है, ये 200% है। ठीक है, वो किस हिसाब समझेंगे जब आप ये देखेंगे कि मैं तो लगा रहा हूं 2 रुपए, जनरेट वहां पे 100 रुपए हो रहा है और हमें एपीआर मिलता है 100 पे, ना कि 2 रुपए पे। और आपका जो है 98 रुपए जो है वो हमेशा वहां पे 100 रुपए आपका हमेशा मेंटेन भी रहता है, और आपको जो जनरेट होता रहेगा एपीआर मिलता रहेगा। आप उसको इंसेंटिव के रूप में आप उसको निकालते रहिए, आप उसको कैश करते रहिए। ठीक है, और यहाँ पे डेवलप भी करते रहिए। और आज अगर आपने यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट लगाकर और अच्छी खासी फार्मिंग कर ली तो फ्यूचर जो है आपको दिखाएगा कि यही ईयूएसडीटी जो है आपको ईयूएसडी मार्केट में जब रन होगी और अच्छी खासी इसकी वॉल्यूम बनेगी और अच्छा खासा इसमें लिक्विडिटी मेंटेन हो जाएगा तो आप बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आए थे बहुत छोटे से अमाउंट लेकर के, लोगों ने $2 $4 $10 कमाने के चक्कर में यहाँ पे आए थे। उनको नहीं मालूम था कि ये आगे चल के इतना बड़ा बिजनेस दे सकता है लोगों को, ये किसी को भी नहीं मालूम है। अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी लोगों का हो सकता है विजन इतना क्लियर ना हो जितना क्लियर हम लोगों का है, या और भी उन लोगों का जिन लोगों ने इसको बहुत गहराई से समझा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें और समझे भी कि क्या वास्तव में जो है ये दूसरा बाइनेंस बन सकता है क्या। जैसे बाइनेंस की जो है BUSD 2300 करोड़ की सप्लाई जो मार्केट में चल रही है, क्या हमारे इस EUSD की भी मार्केट में इतनी सप्लाई आ सकती है? और वो आएगी तो सोचो कितना समय लगेगा बनाने में। जब से कंपनी ने जो है 2% लगाना शुरू कर दिया, मैं समझता हूँ 95% लोगों ने जो है फार्मिंग भी बंद कर दी। क्यों? लोगों को लगता था कि बस यार हमारा पैसा निकल जाए, हमें 2 गुना मिल जाए, 3 गुना मिल जाए, बस इतना ही बहुत है। तो इसका मतलब है कि आप क्रिप्टो की मार्केट में बहुत छोटी सोच लेके आए हैं। क्रिप्टो की मार्केट सिर्फ 2% 4% कमाने की नहीं है, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे आप लाखों गुना बना सकते हो। बस आपकी सोच इतनी अच्छी होनी चाहिए और आपको सही पकड़ आना चाहिए और सही टाइमिंग पता होना चाहिए। कोई भी सही टाइमिंग पर अगर आप एंट्री मारते हैं और उस टाइमिंग के हिसाब से आप काम करेंगे तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। आज मैं कह रहा हूं कि जब इनका स्टेकिंग सिस्टम शुरू होगा और आपके पास डॉलर ही नहीं होंगे, आप क्या स्टेकिंग में लगाओगे वहां पे? अगर आपने डॉलर इकट्ठा किया है, फार्मिंग कर करके आपने इकट्ठा करके रखा है, तो समझ लीजिए कि आप पहले ही दिन से पैसा बनाना शुरू कर लेंगे यहाँ पे, और आपका एपीआर जनरेट होने लग जाएगा और आप उसको कैश करने लग जाएंगे। तो बस मैं यही कहूंगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें और इसके प्रोग्राम को समझें कि ये कहाँ आपको लेके जाना चाहता है, इनका विजन क्या है।
इनका विजन सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है। नेटवर्किंग तो हम आप लोग कर रहे हैं और हम लोग अपने लोगों को ज्यादा लोगों को बना रहे हैं, ताकि बहुत से लोग अगर फार्मिंग करेंगे तो बहुत बड़ी अर्निंग बनेगी। आपको छोटा सा एक कमीशन आएगा, उस कमीशन के नाते आपकी फार्मिंग और तेजी में हो जाएगी। रेफरल प्रोग्राम इसी का काम करता है कि आपको टाइम का लिवरेज करता है। लिवरेज का मतलब यही हुआ कि आप अकेले सिर्फ 24 घंटा काम कर सकते हो, पर अगर आपके साथ अगर 100 लोगों की टीम है, 1000 लोगों की टीम है, तो समझ लीजिए कि अगर वो 1000 लोग अगर 1 घंटा काम कर रहे हैं तो आपके लिए वो 1000 घंटे का काम हो रहा है, और उसका छोटा सा अंश भी अगर आपको मिलेगा तो वो बहुत बड़ा इनकम बन के आता है। तो टाइम लिवरेज इसी पे काम करता है, और इसके नाते अमीर लोग हमेशा अमीर बनते चले जाते हैं और गरीब लोग हमेशा गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम कभी लिवरेज हो ही नहीं पाता। वो मेहनत तो खूब करते हैं, वो उनसे भी कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, पर उनको टाइम की लिवरेजिंग करना नहीं आता। और कम्युनिटी बिजनेस जो होता है, जो हम लोग आज इतने बड़े समूह इकट्ठा हुए हैं, आज यहाँ पे जो भी 500 लोग यहाँ पे इकट्ठित रहे, वो एक कम्युनिटी है, और कम्युनिटी अपने लिए काम करती है और आपके लिए ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। इस वजह से जो है यहाँ पे आपको हाई रिटर्न मिल जाता है, और वो हाई रिटर्न का जो है आप हाई बेनिफिट ले सकते हैं। इसी के हिसाब से कम्युनिटी बनाना फायदे की चीज है। अगर आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करके आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करके भी आप यहाँ पे पैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब हमें इसको बहुत तरीके से प्रमोट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ नेटवर्किंग के हिसाब से प्रमोट करना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से प्लान प्रमोट करिए, लोगों को बोलिए भैया आप अपनी कम्युनिटी बनाइए, और जो डॉलर आप हमसे लिए थे अब अपने डॉलर को सेल करके आप अच्छी अच्छी कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। पर अगर आपके पास एक्सेस डॉलर इकट्ठा होना लग जाए, जो आप डॉलर जो है आप अपनी कम्युनिटी में ना दे पाए, तो उस डॉलर को आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेकिंग में लगा देंगे। और स्टेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप वहां पे स्टेकिंग लगा दिए तो परमानेंटली लॉक हो जाएगा वो। आप जब मर्जी चाहे उसको अनस्टेक कर सकते हैं। बस यही प्रॉब्लम रहेगा, अगर आपने उसको 10 दिन के लिए या महीने के लिए स्टेकिंग में लगाया था और अगर आपने बीच में निकाल लिया, तो हो सकता है आपको वहां पे इंसेंटिव ना मिले। ठीक है, तो आपने अगर 10 दिन के लिए स्टेकिंग लगाया तो 10 दिन तक स्टेक रखेंगे, तो आपको ईयरली के हिसाब से 10 दिन में जितना भी ब्याज बनेगा वो आपको मिल जाएगा। और हो सकता है ये ऐसा भी सिस्टम स्टार्ट करें जिसको बोलते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड अगर रहेगा तो आप चाहे 1 दिन के लिए स्टेकिंग करें, चाहे 10 दिन के लिए करें, चाहे 100 दिन के लिए करें, आप जितना दिन के लिए करेंगे उतने दिन का आपको इंसेंटिव मिलता रहेगा। या इन्होंने ऐसा भी सिस्टम बना सकते हैं कि आप स्टेकिंग लगा के रखिए, एक अलग से कॉलम बन जाएगा आपका मेन बैलेंस, और वहां पे जितना भी आपका इंसेंटिव डेली बनता रहेगा वो वहां पे इकट्ठा होता रहेगा, और आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल का मतलब बस यही हुआ, विड्रॉल का मतलब है कि आप किसी और कॉइन में कन्वर्ट करके इसको किसी भी एक्सचेंज में जाकर विड्रॉल करना चाहे कर सकते हैं, या इन्हीं के एक्सचेंज में जब P2P सिस्टम शुरू होगा वहां पे जाकर आप उसको कैश कर सकते हैं। पर कैश आप उसी को कर पाएंगे जो स्टेकिंग से जनरेट होगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट करना है तो आप अपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हमारा elongpay.com, जहां पे हम लोग कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, जहां पे हम फार्मिंग कर रहे हैं, आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से पैसे बना सकते हैं। आप चाहे कम्युनिटी बना के पैसे बनाना चाहते हो वहां से बना लीजिए, अगर आप स्टेकिंग प्रोग्राम में जाके वहां से पैसा बनाना चाहते हो वहां से भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रेडिंग का भी मौका दिए रहे हैं कि हमारे इनके एक्सचेंज में आकर आप ट्रेडिंग करिए, आप वहां से भी पैसे बना सकते हैं। और उसमें हो सकता है ELP का आपको बड़ा अच्छा योगदान रहेगा, कंपनी हो सकता है ELP जनरेट करेगी। अभी आप मालूम है एक्सचेंज को भी प्रमोट करते हैं ना, उससे भी आपको इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, इनवाइट एंड अर्न 50% फीस। मतलब अगर आप किसी को अपने इनके एक्सचेंज में इनवाइट करते हो और वो लोग अगर ट्रेडिंग करेंगे, तो जो वो फीस उनको पे करेंगे वो लोग, वो फीस जो जितना पे करेंगे उसका 50% फीस जो है कंपनी आपको दे देगी। और इस तरीके से बहुत सारे एक्सचेंजों में होता है। चाहे आप वजीर एक्सचेंज को ले लीजिए, वहां पे प्रमोशन करेंगे उस पर कमीशन मिलता था। मैंने बिट BNS इंडिया का एक्सचेंज था, वहां पे मैंने प्रमोशन किया था, मैंने बहुत से लोगों को प्रमोट किया था, मुझे उसमें से भी बहुत सारे जो है बिट BNS के टोकन मिले हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप वहां पे रिवॉर्ड बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, एक्सचेंज को प्रमोट करके भी जो भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, अच्छी खासी ट्रेडिंग करेंगे, उसका 50% जितना भी उनका फीस कटेगा, उसका 50% आपको फीस आपको रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से भी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो अर्निंग करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे आने वाले हैं आने वाले समय में। और जैसे जैसे इन्होंने NFT लॉन्च किया और अपना गेम फाई लॉन्च किया, तो आप गेमिंग में भी जाकर पैसे बना सकते हैं। ठीक है ना, पर इन सब चीजें के लिए थोड़ा टाइमिंग लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये प्रोग्रामिंग के आधार पे बनती हैं, ये एक झटके में नहीं बनाई जाती। और जब बनती है तो उसकी टेस्टिंग भी होती है, और जब टेस्टिंग में ये अप्रूव्ड हो जाता है तब कंपनी उसको लॉन्च करती है। अगर जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया और पता लगा गलती से किसी का एसेट्स जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, गलती से वो जो है बर्न हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो किसी का भी बहुत बड़ा जो है यहाँ पे अमाउंट डिस्टर्ब हो सकता है। इस वजह से जो है कंपनी ये क्या करती है, इसको टेस्टिंग करती है, और टेस्टिंग करने के बाद जो है वो यहाँ पे मार्केट में लाती है। अब जैसे इन्होंने वेबसाइट बना दी है मेटास्टेक की, पर अभी आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, आप लॉग इन भी नहीं कर सकते, आप साइन अप भी नहीं कर सकते।
पर जैसे इनका लॉन्चिंग हो जाएगा, जैसे ये अब इसको एक्सचेंज के साथ में इसको लॉन्च करेंगे, तो आप यहाँ पे अपना साइन अप करिए और अपने कॉइन को यहाँ पे स्टेक करिए और अपना ELP और अपना APR जनरेट करिए और उससे पैसे आप अच्छा खासा यहाँ पे बना सकते हैं। तो बस मैं यही कहूंगा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपको बहुत सारी चीजें दिखाने की भी, पर मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो पाया। थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हुआ था पर अब नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको दिखाता वर्चुअली कि कैसे कैसे साइडें हैं जो जहाँ पे ये सब चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। लिक्विडिटी माइनिंग क्या होती है, जो हमारी कंपनी लिक्विडिटी माइनिंग कर रही है वो कैसे माइनिंग होती है, उसके बारे में दिखाना चाह रहा था, पर वो मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, फिर मैं कभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं शिवशंकर जी को ये हैंड ओवर करता हूँ, और अगर किसी के पास कोई छोटे मोटे सवाल हों तो उन सवालों का भी हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में आया हो, कुछ लोगों को ना आया हो, पर धीमे धीमे समझने की बात है, क्योंकि हमने काफी दिन तक इस पर स्टडी की है, बहुत कुछ जाना है, कुछ कुछ अध्ययन किया है, तब जाके हम लोगों ने ब्लॉकचेन की गहराई को समझा है, NFT को समझा है, और तमाम क्रिप्टो करेंसीज की जो है मार्केट को समझा है, कैसे मार्केट अप डाउन जाती है, कैसे वो वर्क करती है, उन सब चीजों को समझा है। तो आप लोगों को भी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, पर धीमे धीमे मैं कहता हूँ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत कम अमाउंट में यहाँ पे आप आते हैं और बहुत कुछ यहाँ पे सीखने का मौका मिला। लोगों को पता चलता है कि एड्रेस क्या होता है, एक वॉलेट एड्रेस क्या है, हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। और धीमे धीमे जब हम यहाँ पे सीख लेंगे तो हम क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को बहुत गहराई से समझ जाएंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं जो चीजें ऑलरेडी और प्लेटफॉर्म पे है। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना।